हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हमने बात की थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम नए लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि सेम है लगभग ट्रायंगल लॉ जैसे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मे भी हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बट कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। पैरेललोग्राम बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है वेक्टर एडिशन का, कि अगर सपोज करो ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है और इसकी कोई भी दो साइड, मैं नाम देता हूं यहाँ पे ABCD, इसकी कोई भी दो साइड जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे दो साइड ले लेता हूं, एक लिया मैंने AB और एक लिया मैंने AD। ये दो साइड क्या करें, इंडिविजुअली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मान लो ये वाला वेक्टर है A वेक्टर और ये वाला वेक्टर है B वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है, सेम पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ए वेक्टर इधर के लिए है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसी पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होता है वो इन दोनों के क्या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे AC जो वेक्टर होगा, मान लो ये R वेक्टर है, तो ये R वेक्टर क्या करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास क्या है वेक्टर है, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसको हम अगर ट्रायंगल लॉ से कंपेयर करें तो देखो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ये वाला वेक्टर होता है कि स्टार्टिंग वेक्टर होता है, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल होता है, दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल होता है वो क्या होता है, आगे के लिए होता है, और ये जो इनिशियल पॉइंट होता है पहले वाले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये वाला जो वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर के बराबर है, ये वाली जो साइड है इसी वाली साइड के बराबर होती है और पैरेलल होती है। तो जितना इसका इंक्लिनेशन होगा उतना ही इसका इंक्लिनेशन भी होगा ना यहाँ के लिए, तो मतलब इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर से अगर मैं देखूं तो केवल ये वाला पोर्शन वेक्टर A ऐसे है, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक। ठीक है, मैं ट्रायंगल लॉ बता रहा हूं यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, ये वेक्टर B ड्रॉ किया, ये वेक्टर B ड्रॉ किया। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर सेम ऑर्डर में दो वेक्टर, ट्रायंगल की दो साइड्स क्या करें, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि हम एक बार इधर से यहाँ गए और फिर यहाँ से ऊपर के लिए गए, हमने एरो की डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं की। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट आता था, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, मतलब खुद एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर आ गया। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम उस टाइम देखेंगे कि वेक्टर का एडिशन किस तरीके से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आपने रियल नंबर के केस में पढ़ा होगा, जब हम लिखते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो हमको वेक्टर के केस में क्या प्रूफ करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या है तुम्हारा, कम्यूटेटिव है। तो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, और कोई दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है। हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो जब मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर ए से, और वेक्टर ए का जो एरो हेड है, वेक्टर ए का जो एरो हेड है वो टेल पॉइंट है किसका, वेक्टर बी का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो किस तरीके से किया जाएगा, देखिए। सबसे पहले वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो मान लो पॉइंट ओ से वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, ये वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर बी का जो एरो हेड है वहां से क्या रिप्रेजेंट किया, सॉरी, वेक्टर ए का जो एरो हेड है वहां से क्या स्टार्ट होगा तुम्हारा, वेक्टर बी, जो कि ये वाला है। तो इसकी डायरेक्शन इधर के लिए, तो हम वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ट्रायंगल लॉ से ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी डायरेक्शन, जिनका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। तो अब यहाँ से जो तीसरी साइड होगी वो रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के सम को। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब हम करेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मतलब है कि सबसे पहले हम वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर बी का जो एरो हेड है वो इनिशियल पॉइंट होगा वेक्टर ए का। तो वेक्टर बी की डायरेक्शन कहाँ के लिए, ऊपर के लिए। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन हम ऐसे बनाएंगे, ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, और यहां से क्या हो रहा है आपका, ये पॉइंट ए मान लो, और यहां से तुम्हारा क्या हो रहा है, वेक्टर बी जा रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसी के पैरेलल है ये, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर बनाया गया वो इसके पैरेलल बनाया गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एरो हेड से ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए को, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये वाला जो वेक्टर है इसी के पैरेलल तो है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए। क्या ये दो साइड फिर से ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हुए किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनका की ऑर्डर क्या है, सेम है, जिनका रोटेशन सेम है, एक ही डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, जो साइड होगी वो इनके उसको रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन और इस वाले रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देखेंगे तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमको देखने पर भी पता चल रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये दोनों कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे दोनों केसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली कंडीशन अचीव हो रही है, तो हम बोलेंगे कि क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो फिर से
आपने नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जब रियल नंबर पढ़े होंगे तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कहीं पे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऐसा जरूर पढ़ा होगा आपने कहीं पे। तो वेक्टर के केस में भी हम ऐसा शो करने वाले कि क्या ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए हमको ये वाली प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। Let us consider we have three vectors, vector A, vector B, vector C in the same plane having different directions. So assume that this is the vector A, this is the vector B, and this is the vector C. So now we have to add these three vectors. So first is A vector plus B vector plus C vector. According it we will add first these two vectors, A vectors and B vector. तो A vector और B vector को ऐड करेंगे तो A vector plus B vector का मतलब है कि सबसे पहले वेक्टर A ड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद वेक्टर A का जो एरो हेड है उस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे वेक्टर B को। तो दिस इज द वेक्टर A and this is the vector B. Now using the triangle law of vector addition, the third side of the triangle in reverse order will represent the resultant of these two vectors. So it can be written as this one, and R vector is equal to A vector plus B vector. ये हो गया हमारा C। अब हम क्या करेंगे, केवल इस वाले पोर्शन को लेंगे। वी विल टेक ओनली ए सी वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर। सो तो हमारे पास ये आया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर में ऐड करेंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे वेक्टर सी को। इट मींस फर्स्ट वी विल ड्रॉ द वेक्टर आर एंड आफ्टर दैट we will draw the vector C starting from the end point or the arrowhead of the vector A plus vector B. So this is the direction of vector C. Again using the triangle law of vector addition. Again using the triangle law of vector addition, the third side of the triangle in reverse order will represent the direction of the resultant vector and the magnitude of the resultant vector. So it will become, this is the R vector, ठीक है, या इसको फाइनल R बोल देते हैं, इसको लिखते हैं कुछ और, P वेक्टर लिख लिया मैंने फाइनल वेक्टर को, ठीक है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास R वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा ध्यान में रखना है, इस वाले फिगर को थोड़ा ध्यान में रखना। आम बन गया है, डंडे लगाने की जरूरत है, पत्ते बनानी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, रिजल्टेंट आ गया इस डायरेक्शन में P वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, दैट विल बी द A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, मीन्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते पहले, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो B वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, दैट इज द B वेक्टर, और C वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। एक मिनट है, ये था हमारा B वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से था हमारा C वेक्टर।
using the triangle law of vector addition, the third side of the triangle, again this will represent the vector of vector b plus vector c. ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो मैं यहां लिख लेता हूं ए बी सी. अब हम क्या करेंगे, वेक्टर b प्लस वेक्टर c का जो सम आया, ठीक है, वेक्टर b प्लस वेक्टर c जो आया, इसमें ऐड करेंगे किसको, वेक्टर a को. बट स्टार्ट कहां से करेंगे, वेक्टर a से. तो वेक्टर a की डायरेक्शन ऐसी थी, सीधी, ठीक है, दैट विल बी द वेक्टर a. ये वेक्टर a था, ठीक है, यहां बना लेता हूं. ये वेक्टर a है, ये वेक्टर c है, ठीक है, ये वेक्टर c है. जब मैं इन दोनों को ट्रायंगल लॉ से ऐड करूंगा तो क्या इनका रिजल्टेंट ऐसे ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये वेक्टर b प्लस वेक्टर c है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट से, और ये हो जाएगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. ठीक है, इससे पहले जब हमने निकाला था a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो वो उसकी डायरेक्शन भी ऐसी आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पर हमने जब अलग तरीके से इसको ऐड किया, इस तरीके से ऐड किया, तब भी इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है. न्यूमेरिकल वैल्यू लेने पे हम देखेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक है, और यहाँ से हमको फिगर से हमें पता चल रहा है कि इनकी डायरेक्शन भी क्या आती है, सेम आती है. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है. वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b, और हमसे बोला गया है कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो फाइंड आउट करो. तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, हमको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, माइनस ऑफ b वेक्टर, यानी कि ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b. तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर b का मतलब क्या है, जब हम किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो वेक्टर बनाया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितना कि पहले वाले वेक्टर का है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जब मान लो जब मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखता हूँ तब इस तरीके से लिखा जाता है, a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे लिखा जाता है. लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर. तो माइनस ऑफ b वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक इसके. तो अब यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा इसको, ये वेक्टर a हो गया आपका, क्योंकि वेक्टर b की डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है, तो वेक्टर माइनस b की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, दैट इज द माइनस b वेक्टर. तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द माइनस b वेक्टर. क्या हम फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? बिल्कुल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लगाएंगे तो फिर यहाँ पर से एक वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा क्योंकि इस तरीके से मीट होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा फिर ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर. वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो वेक्टर का, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हमें यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो दूसरे वाले वेक्टर का हम क्या करेंगे, नेगेटिव वेक्टर निकाल देंगे. तो नेगेटिव वेक्टर निकालने पे हम हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का उतना ही रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. तो इसके बाद
हमने देखा था, सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर होते थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालते थे तो ऐसे लिखा जाता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखते थे हम, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, दैट इज द आर। तो इसको लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, that theta is the angle between the vector A and vector B। अब हमारे पास क्या है, मान लो t वेक्टर है और ये t वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस को। तो हम लिखेंगे a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, वेर माइनस ऑफ b वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b। So we can write that the magnitude of the vector t will be same। इसी तरीके से अब इस वाले फॉर्मूले में हम b की जगह क्या रखेंगे, माइनस b रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो ये दो वेक्टर का क्या है, डिफरेंस है। जब हम प्लस करेंगे तो प्लस का साइन आता है, जब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। बट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो थीटा एंगल है ना, वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है कि नहीं है, सोचो जरा, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो जब मैं वापस नेगेटिव लूंगा इसका तो इस तरीके से आएगा, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इस वाले केस में बोलेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा इसका, सम का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, तो वो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो इनका सम है, इसका मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, तो बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। एक बार खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद देखना, ठीक है। तो जब मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। और जब मुझे डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाता है तब मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी तो इक्वल होंगी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट है तो ये हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड कॉमन है, तो दोनों को हटा दो, तो हमारे पास आ जाएगा 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। 2ab तो हमारे पास आया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। इस cos थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑन कंपैरिजन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तब ये वाला कंडीशन आता है, that is the magnitude of the sum and the magnitude of the difference of two vector is equal, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को करना है।
अच्छा, हमने इससे पहले ना वो किया था, दो हमारे पास वेक्टर थे, हमने उनका रिजल्टेंट निकाला था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके रिजल्टेंट निकाला था। तो फिर हमने उसके लिए स्पेशल केस किए थे कि 0 डिग्री पे कैसी कंडीशन होती है, आर की रिजल्ट वैल्यू कितनी आती है, फिर 90 डिग्री पे कितनी आती है, और फिर 180 डिग्री पे कितनी आती है। तो जब हमारे पास उस केस में हम ऐसे लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वेक्टर आर। तो इसको लिखते थे हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर हम आर मैक्सिमम लिखते थे। आर मैक्सिमम होता था कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया गया, क्योंकि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा इज इक्वल टू 0 पे होती है। ठीक है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आर मैक्सिमम होगा हमारे कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। तो आर मैक्सिमम विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो आर मैक्सिमम कितना आया हमारे पास, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ने इसको काट दिया तो ये हो गया ए प्लस बी। तो आर मैक्सिमम कितना आता था, ए प्लस बी। उसी तरीके से जब हम आर मिनिमम की बात करते थे, तो आर मिनिमम कब होता था, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, 180 डिग्री होती थी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज कॉस 180 इज इक्वल टू होता है -1, जो कि उसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ थीटा, -2ab कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, जब मैं 180 रखूंगा तो 180 रखने पे यहाँ पे -1 आएगा और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ थीटा। तो आर मिनिमम जो होगा वो होगा हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर ने अंडर रूट को मार दिया, तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी। थोड़ा ये वाली कंडीशंस याद रखना है। आर मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, a प्लस बी, और आर मिनिमम की वैल्यू होती है a माइनस बी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो ये होता है वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच लाई करता है। ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे पास गिवन हो a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, तो इसने ये पूछा गया कि इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो मान लो ये टी वेक्टर है, तो टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है भाई, तो जब हम इनका रिजल्टेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ थीटा, -2ab कॉस ऑफ थीटा। डिफरेंस को इसी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो अगर हम किसी चीज में से किसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर मुझे यहाँ पे माइनस का साइन हटाना है, अगर मुझे यहाँ पे माइनस का साइन हटाना है, तो मुझे यहाँ कॉस थीटा की वैसी वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसका साइन ऑलरेडी क्या हो, माइनस हो। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वी विल टेक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो टी मैक्सिमम विल बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं पूरा लिख रहा हूँ इस टाइम, 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। ध्यान रखना कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 ये आएगा और माइनस ये है, तो माइनस माइनस का प्लस, दैट विल बी 2ab। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। यानी कि टी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ए प्लस बी होती है। सिमिलरली हम टी मिनिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस का जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो अगर मैं इस पे यहाँ पे माइनस का साइन रहने ही दूं, ठीक है, इस क्वांटिटी को सेपरेट होने ही दूं, तो मुझे यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, प्लस का साइन लाना पड़ेगा। दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू कितना रखा जाए, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे हम सबसे बड़ी क्वांटिटी को क्या कर पाएंगे, तब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू रखा जाएगा 0 एट थीटा इज इक्वल टू 0 एट
थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t विल बी मिनिमम, डिफरेंस विल बी मिनिमम, सो वी कैन राइट इट एज t मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ 0। तो इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ऑफ 0 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो t मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर इसको काट देगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि t मिनिमम लाई करता है, t मिनिमम कितना है, a माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो डिफरेंस की वैल्यू है, जो डिफरेंस की वैल्यू है t, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेक्टर a और वेक्टर b, वो लाई करता है कहाँ, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में। और यही वाली कंडीशन रिजल्टेंट के केस में भी थी जब हम उन दोनों को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा एक टॉपिक और है जिसमें हम डायरेक्शन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स को।